हम लोग को अब सीखना है बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है, या डेल एच बी ई इसको लिखा, और इसी का एक और नाम है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये दोनों आपको यूज होते हैं। ये लिख दीजिए, ये लिख दीजिए, बात को खैर ये क्या होता है, तो किसी भी केमिकल सब्सटेंस किसी भी मॉलिक्यूल में कोई एक तरह का बॉन्ड है, उसको तोड़ना है, ठीक है। तो एक ही तरह के एक मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, उसको हम बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है। डिफिनेशन लिखा जाए, it is the amount of energy required to break one mole bonds of one type only. It is the amount of energy required to break one more bonds of one type only. ठीक है। In gaseous condition, जैसे आपको अगर A2 मॉलिक्यूल दिया जाए या AA मॉलिक्यूल दिया जाए, इसका एक मोल ले लीजिए, एक मोल मॉलिक्यूल है तो एक मोल बॉन्ड भी होगा, सबको तोड़ दीजिए, एक गैस, ठीक है। और ये दोनों में आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए, ये दोनों इन्फिनिटी पर रहना चाहिए। तो वन मोल इसका भी बनेगा और वन मोल इसका बनेगा, इसको ऐड कर दीजिए, सो दैट the resulting atoms depart to infinity from each other। इतना एनर्जी इसको दीजिए एक मोल को कि इसके सारे बॉन्ड टूट जाए और सारे एटम्स एक दूसरे से इन्फिनिटी पर चला जाए, ताकि एक एटम का दूसरे एटम में किसी भी तरह का इंटरेक्शन ना हो। तो इस तरह से जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, इसको हम क्या कहते हैं, डेल एच का क्या कहते हैं, इसको डेल एच बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंथैल्पी या सिंपली बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। ध्यान दें, इसमें गैसियस कंडीशन लिखा गया है, यानी कि अगर आपको कभी ये लिखा रहे कि यहां मेंशन कर दीजिए आप, अगर आपको कहीं ये लिखा रहे कि Br लिक्विड है, Br गैस है, तो इस प्रोसेस का डेल एच आर का वैल्यू डेल एच बॉन्ड एनर्जी नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग गैसियस स्टेट में डिफाइन किए, ठीक है। तो वो कैसे कहा जाएगा, तो पहले इसको डेल एच एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन दीजिए, ये पहले आपको वेपर में कन्वर्ट होगा और बनेगा Br गैस बनेगा। अब
इसको जो एनर्जी आप देंगे वो कहलाएगा डेल एच बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एंथैल्पी एक है, तो दिस प्लस दिस वो डेल एच आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर डेल एच आर किसके बराबर हो जाएगा? डेल एच वेपराइजेशन हेस लॉ से प्लस डेल एच बॉन्ड एनर्जी के बराबर। ठीक है, चलिए एक बात हम लोग ये सीखे, कई बार ऐसा होता है कि एक ही मॉलिक्यूल है और उसमें सिमिलर कई बॉन्ड्स होते हैं, तो वैसे केस में सभी को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है वो इंडिविजुअली डिफर कर सकता है, लेकिन वैसे केस में एवरेज बॉन्ड एनर्जी थ्योरम का हम यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मीथेन, तो मीथेन का पहला जो बॉन्ड आप तोड़ने जाएंगे तो एनर्जी रिक्वायर्ड अगर आपको x1 है बनेगा CH3 आपको बनेगा प्लस अच्छा एक हाइड्रोजन बाहर निकला, फिर से एक तोड़ने जाइए तो मान लो x2 एनर्जी रिक्वायर्ड है, एक हाइड्रोजन फिर से बाहर निकल गया CH2 बन गया, फिर से आप निकालने जाइए मान लो x3 एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है, एक हाइड्रोजन एटम फिर से निकाला CH बन गया, फिर से आप इसको निकालने जाइए एक हाइड्रोजन, तो फिर आपको कार्बन गैस और इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड आपको कितना है x4। तो ये एक चीज तो आप पहले ध्यान रखेंगे कि कोई जरूरी नहीं है कि ये सारे बॉन्ड एनर्जी आपस में बराबर हो, जबकि सभी केसेस में आप कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को ही तोड़ने गए, लेकिन सभी केस में बॉन्ड एनर्जी कोई जरूरी नहीं है कि आपस में इक्वल है, थोड़ा बहुत एक दूसरे से डिफर कर सकता है। ठीक है, तो x1 x2 x4 x3 and x4 may differ slightly, ये एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा डिफर कर सकता है। ऐसे केस में आप एवरेज बॉन्ड एनर्जी का यूज करते हैं, तो एवरेज बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगा, सभी के एनर्जी को ऐड कर दीजिए, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, 4 बॉन्ड है इसलिए 4 से आप डिवाइड करें, तो जब थोड़ा सा ही डिफर करता है, लेकिन ऐसे केस में आप एवरेज करके बॉन्ड एनर्जी को लेकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक बात आपको ये भी जान लेना चाहिए कि अगर एक मॉलिक्यूल है, इसको तोड़ने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड, तो ये भी आप ध्यान रखिए कि इसको अगर आप उल्टा कर देते हैं, मतलब ए गैस और ए गैस को आप अगर क्लोजर लाते हैं तो ए गैस अगर बना, ठीक है, तो बॉन्ड आपको बन रहा है, बॉन्ड यहां क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, और बॉन्ड यहां क्या रहा है, बॉन्ड इज फॉर्मिंग। बॉन्ड आपको फॉर्म करना है, ठीक है, तो बॉन्ड जब आपको फॉर्म करेगा तो आपको एनर्जी आप पर रिलीज होगा, एनर्जी इज रिलीज। ठीक है, मान लो इस केस में डेल एच आर 10 जूल है, समझने के लिए कह रहे हैं कि अगर इस केस में एनर्जी रिक्वायर्ड 10 जूल है तो इस केस में डेल एच आर माइनस 10 जूल एग्जैक्टली। ठीक है, ये एक बात आप जानना चाहिए। दूसरी बात, कोई भी बॉन्ड अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्टेबल है, तो वो उसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड। ठीक है, ठीक है, मोर
एनर्जी इज required to break a stronger or stable bond। और इसी का उल्टा अगर सोचे कि बॉन्ड जो स्टेबल है उसको तोड़ना है तो ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। इसी तरह से अगर कोई मजबूत बॉन्ड बनता है तो उस केस में ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, इसी तरह से लिख लीजिए मोर एनर्जी इज रिलीज्ड if a strong or stable bond is formed। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सब कॉन्सेप्ट काफी काम आपको आएगा। ऑर्गेनिक में भी इन सब का यूज हम लोग करते रहते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों को भी आप ध्यान रखेंगे। अब हम लोग एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को यूज करना सीखते हैं जिसमें आपको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंथैल्पी आपको यूज करना होगा। ठीक है, तो इसलिए एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं, ज्यादा आसान रहेगा। हम लोग तो ये सारा चीज रेफरेंस लेवल लेकर के बनाना सीखे हैं यूजिंग रेफरेंस लेवल कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं? हम लोग रेफरेंस लेवल का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं सिंपली C2H4 ये हाइड्रोजन से कंबाइन करता है और C2H6 गैस आपको देता है। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करें तो C2H4 का स्ट्रक्चर होता है हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन, और C2H6 का स्ट्रक्चर होता है हाइड्रोजन ये आपको। ठीक है, अब आप लोग क्या करें कि आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। ठीक है, हम लोग एक अपना रेफरेंस लेवल लेते हैं। ये किन सब चीजों से बना हुआ है? तो कार्बन से बना हुआ है, दो कार्बन, 4 और 2 6 हाइड्रोजन, यही हमारा रेफरेंस लेवल। और यहां पर का एंथैल्पी हमें क्या लेना होता है? 0। ठीक है, यहां पर का एंथैल्पी हम लोग क्या मानेंगे? 0 मानेंगे। ठीक है, अब सोचिए इसके अंदर ये स्ट्रक्चर, इन सभी बॉन्ड को 4 बार कार्बन हाइड्रोजन और 1 बार कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इन सबको जब हम ब्रेक करेंगे तब ये इसमें आएगा। ठीक है, तो इनको ब्रेक करने के लिए जो आपको एनर्जी रिक्वायर्ड है वो क्या क्या चाहिए? तो 1 बार कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो डेल H बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कोई दिक्कत? एक ही बॉन्ड केवल आप तोड़ेंगे। इसके अलावा आप 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी तोड़ेंगे प्लस डेल H बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, किसका? कार्बन हाइड्रोजन का। कितनी बार? तो 4 टाइम्स, है ना? इतना एनर्जी जब इसको आप दे देंगे तो सारे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी टूट जाएंगे और कार्बन कार्बन बॉन्ड भी आपको टूट जाएंगे और वो गैसेस साइकिल में आपको आ जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। इसी तरीके से अगर आप यहां भी बॉन्ड
तोड़ दे, ये क्या है H2 मॉलिक्यूल है, यहाँ एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो इसको हाइड्रोजन एटम में तोड़ने के लिए आपको कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बराबर एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होगा, है ना। करेंगे ये भी आपको यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसको देखिए, इसका स्ट्रक्चर ये है, यहाँ एक कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ना होगा, तो डेल H बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन प्लस 6 बार कार्बन हाइड्रोजन को बॉन्ड तोड़ना होगा, तो 6 टाइम्स डेल H बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन, है ना। इस तरीके से इनको इतना एनर्जी दीजिएगा तो यहाँ आ जाएंगे, इनको इतना एनर्जी दीजिएगा तो यहाँ टूट के आ जाएगा, इसको इतना एनर्जी दीजिएगा तो ये भी आपको यहाँ आ जाएगा। गुड। अब आप सोचिए कि आप इसका इंथैल्पी क्या माने हुए 0, तो इसमें इतना एनर्जी दिए तब जाकर 0 हुआ, तो पहले कितना था, इसके पास पहले कितना था, तो इतना ही माइनस में इसके पास एनर्जी रहा है। इसी तरीके से, ठीक है, इसमें कितना एनर्जी था जिसको इतना देने के बाद ये हो गया, तो जाहिर सी बात है इतना माइनस में रहा। इसी तरह से इसके पास कितना एनर्जी है जिसमें इतना और दे दिए तब जाकर टोटल एनर्जी 0 होगी। ये कब हो सकता है, जब इसके पास इतना ही एनर्जी माइनस में है ना। तो इसको लिखा जाए, इसके पास कितना एनर्जी, माइनस डेल H बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन प्लस 4 टाइम्स डेल H, माइनस ही लिख दीजिए, सब माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ वॉट, कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है। इसके पास कितना एनर्जी था, माइनस डेल H बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, इसके पास कितना था, माइनस डेल H बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन माइनस 6 टाइम डेल H बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन। ये जस्ट हम लोग एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं, एक बार कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा तो इतना लंबा हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब हम देख सकते हैं इसी से ये भी रिलेटेड है, इसी से ये भी रिलेटेड है ना, तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं इसको, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो लिखेंगे हम लोग enthalpy of all the product minus sum of enthalpy of all the reactants, है ना। तो enthalpy of all the product यानी कि ये आपको लिखना होगा, लिखेंगे आप माइनस डेल H बॉन्ड enthalpy of कार्बन सिंगल बॉन्ड्स कार्बन माइनस 6 टाइम्स डेल H बॉन्ड enthalpy of कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है, माइनस इंथैल्पी समेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट ये सारे हैं, तो माइनस डेल H बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन माइनस 4 टाइम्स डेल H बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ भी है माइनस डेल H बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, है ना। अब इसको आप थोड़ा सा जान लीजिए, माइनस साइन है, अंदर भी माइनस, ये सारे प्लस हो जाएंगे, तो लिखिए प्लस में डेल H बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन 4 टाइम्स डेल H बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन डेल H बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन, है ना। ये सारे बॉन्ड इंथैल्पी किसके, रिएक्टेंट, माइनस ये सब माइनस हो जाएगा, डेल H बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ कार्बन 6 टाइम्स डेल H बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन, है ना। तो इससे हमें एक चीज समझ में आया
देयरफॉर डेल एच आर क्या लिख सकते हैं, ये जितने भी रिएक्टेंट है सभी के बॉन्ड एनर्जी को ऐड कर दीजिए, तो लिखेंगे समेशन ऑफ डेल एच बॉन्ड एनर्जी ऑफ ऑल द रिएक्टेंट माइनस सिग्मा डेल एच बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ ऑल द प्रोडक्ट। ये किसका है? प्रोडक्ट है। ये किसका है? रिएक्टेंट का है। ये किसका है? प्रोडक्ट का। इसी चीज को आप बस ध्यान रखें, न्यूमेरिकल आपको यहीं से बनते रहेगा। तो आपको लगेगा कि इतना सारा किए, बस इसको समझने के लिए यहाँ कैसे आते हैं इस चीज को जानने के लिए हमें इतना काम करना पड़ा। ठीक है, एक बार जब हम यहाँ तक पहुंच गए तो अब इन सबको हम लोग डायरेक्टली सभी जगहों पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी सोल्व करके देख लेते हैं। जैसे लिखा है डिटरमाइन द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ इथाइलिन, यानी C2H4 H2 से रिएक्शन करके C2H6 दे रहा है, जिसमें आपको C डबल बॉन्ड H H H हाइड्रोजन से कंबाइन करके H H H ये आपको बनना। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, ये जो रिएक्शन हो रहा है ये हाइड्रोजनेशन का एग्जांपल है, और इसीलिए डेल एच आर ही यहाँ डेल एच हाइड्रोजिनेशन के नाम से जाना जाता है। ये क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ ऑल द प्रोडक्ट, जो कि यहाँ माइनस समेशन ऑफ bond enthalpy, sorry, of all the reactant minus summation of bond enthalpy of all the products। तो रिएक्टेंट के कितने होंगे? तो रिएक्टेंट में आपको एक आपको ये बॉन्ड है, ठीक है, इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, या डेल एच बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एक है, प्लस 4 बार ये आता है 4 टाइम्स डेल एच बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन, प्लस एक बार ये आता है बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन, माइनस यहां एक बार आया है डेल एच बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, प्लस 6 बार ये आया है 6 टाइम्स बॉन्ड इन एंथैल्पी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन, है ना। वैल्यू सबका पुट कर दीजिए, ये रिएक्टेंट का है और ये प्रोडक्ट। बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन 615, ठीक है, प्लस 4 टाइम्स कार्बन हाइड्रोजन 415, प्लस 1 टाइम्स हाइड्रोजन हाइड्रोजन, माइनस 1 टाइम कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, प्लस 6 टाइम्स कार्बन हाइड्रोजन। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपको आ जाएगा 615 प्लस 4 इंटू 415 प्लस 436 माइनस 348 माइनस 6 इंटू 415, it is minus 127 किलो जूल पर मोल। ये एक्सोथर्मिक, हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं कि हाइड्रोजनेशन का जो प्रोसेस होता है वो आपको एक्सोथर्मिक होता है। कैसा होता है? आपको एक्सोथर्मिक होता है। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारे हाथ लगा है। इसमें भी हमें क्या करना होगा कि जैसे हमें दिया है प्रोपीन, तो प्रोपीन का स्ट्रक्चर आप लिख लें। क्या हम कर लें? प्रोपीन का स्ट्रक्चर लिख लें।
तो सी एच सी एच डबल बॉन्ड एच एंड एच। देखें, 4 बॉन्ड 4 बॉन्ड 4 बॉन्ड, ये जा रहा है साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, चला गया, ये है आपका साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, आपसे पूछा गया है इंथाल्पी चेंज कितना होगा, यानी कि इस रिएक्शन का डेल एच आर का वैल्यू क्या होगा, दैट इज टू बी कैलकुलेटेड। ठीक है, तो हम लोग जो तरीका सीखे उसी से सीखेंगे। डेल एच आर क्या होता है, सिग्मा डेल एच बॉन्ड इंथाल्पी ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स माइनस सिग्मा डेल एच बॉन्ड इंथाल्पीज ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स। सारे रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट को आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, आपको आ जाएगा। चलिए क्या क्या कहा है लिख दिया जाए। रिएक्टेंट में क्या क्या, ठीक है, तो डेल एच एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एक है, प्लस एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, डेल एच बॉन्ड इंथाल्पी ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एक ये है भी, और 1 2 3 4 5 6 प्लस 6 बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन। ठीक है, ये हो गया रिएक्टेंट, माइनस प्रोडक्ट कर लीजिए। प्रोडक्ट में आपको 3 बार कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो डेल एच बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन, और ये कितनी बार है, 3 टाइम्स, 1 2 एंड 3, और कार्बन हाइड्रोजन 6 टाइम्स, प्लस 6 टाइम्स डेल एच बॉन्ड इंथाल्पी ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन। ठीक है, आप एक चीज देख सकते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो आपका है वो आपका 6 बॉन्ड यहां भी है, 6 बॉन्ड यहां भी है, आपको कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ आप एक ये भी देखें कि यहाँ पर आपको कार्बन कार्बन का 1 बॉन्ड है और यहाँ कार्बन कार्बन का 3 बॉन्ड है, तो एक यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2 बच गए, तो लिख सकते हैं इसको, दिस इज इक्वल टू डेल एच बॉन्ड इंथाल्पी ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन माइनस 1 में से 3, तो 2 बच गया, माइनस ट्वाइस ऑफ डेल एच बॉन्ड इंथाल्पी ऑफ कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। यहाँ नोटिस करने वाला बात यह है कि क्वेश्चन में केवल बॉन्ड इंथाल्पी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का दिया है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का दिया हुआ है, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड एनर्जी नहीं दिया है, क्योंकि उनको पता है कि लास्ट में हो जाकर कैंसिल हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था। तो शुरू में देख करके आप ये ना कर दे कि यह क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का कितना हो गया, 615 माइनस सिंगल बॉन्ड का कितना हो गया, तो 2 × 3 4 8, ये निकाल लीजिए। तो 615 माइनस 2 टाइम्स 348, इट इज -81 किलो जूल पर मोल। क्या हो जाएगा, -81 किलो जूल पर मोल, यहाँ पर भी आपको आ रहा है। ठीक है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हमें दिया गया है और थोड़ा सा एक स्टेप आगे क्वेश्चन, इसमें कहा गया है कि इस कंपाउंड का इंथाल्पी फॉर्मेशन दिया गया है और एक और हिंट दिया गया है, पूछा गया कि सल्फर सल्फर का बॉन्ड एनर्जी क्या है, इस बॉन्ड का एनर्जी क्या होगा। तो पहले हम इसी को लिखते हैं, C2H5 सल्फर सल्फर C2H5 गैस लिख ली। ठीक है,
इतना एनर्जी दे कि हमको ये कन्वर्ट हो जाए किसमें, इसमें C2H5 सल्फर C2H5 गैस में, और किसमें कन्वर्ट हो जाए, एक सल्फर हम यहां से बाहर निकाल। इस रिएक्शन को आप बारीकी से देखें, मैंने क्या चेंज किया है। इथाइल का सल्फर के साथ बॉन्ड इंटैक्ट है, मैंने नहीं तोड़ा। इथाइल का सल्फर के साथ बॉन्ड इंटैक्ट है, मैंने नहीं तोड़ा। अरे यहाँ दो अलग अलग है, यहाँ सेम है, लेकिन है तो सल्फर से ही जुड़ा हुआ, ठीक है। एक सल्फर एटम हमको बाहर चाहिए, तो एक सल्फर एटम जब यहाँ बाहर गया तो चेंज जो बॉन्ड में हुआ वो क्या हुआ, इसके अंदर और इसके अंदर सारे बॉन्ड इंटैक्ट है। सल्फर कार्बन दो बॉन्ड वो भी इंटैक्ट है। जो चेंज हुआ वो ये है, ये सल्फर बॉन्ड इसके अंदर मौजूद नहीं, वही बॉन्ड आपको टूटा है। तो अगर हम समहाउ इसका डेल चार निकाल ले तो हमारा काम हो गया। इसलिए डेल एच बॉन्ड एनर्जी ऑफ व्हाट, सल्फर इज इक्वल टू डेल एच आर। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो भी इस स्टेट का होगा वही हमारा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सल्फर का हो जाएगा। तो हमें एक डेटा दीजिए, देखिए कि हमें इस कंपाउंड को बनाने का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है, इस कंपाउंड को बनाने का भी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है, और इसको भी बनाने का सॉलिड से इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के टर्म से लिख दिया जाए तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं, तो सिग्मा डेल एच नॉट एफ ऑफ प्रोडक्ट माइनस सिग्मा डेल एच नॉट एफ ऑफ रिएक्टेंट कर देते हैं, यही रूल है। तो प्रोडक्ट में क्या है, तो ये वाला है आपको, तो -147, और प्रोडक्ट में क्या है, सल्फर, यहां से आपको 233 माइनस रिएक्टेंट में ये है आपको। बट ये वैल्यू क्या होगा, इसको आप देख लीजिए, क्या हो जाएगा वैल्यू, -147 प्लस 233 प्लस 202, इट इज 288 किलो जूल पर मोल। वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। किस तरीके से हमने बॉन्ड एनर्जी को निकाल लिया, ठीक है। थोड़ा इस क्वेश्चन को भी देखा जाए, कुछ बॉन्ड इंथैल्पीज हमें क्वेश्चन में दे दिए गए, ठीक है। और डिटरमाइन द नेट इंथैल्पी चेंज फॉर द फॉलोइंग एडिशन रेट्स। नेट इंथैल्पी चेंज क्या होगा ये हमसे चाहिए। इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं, C डबल बॉन्ड C H H H and H plus HCl C Cl H H H H and H, ठीक है। तो डेल H R क्या हो जाएगा, summation of del H bond enthalpy of reactant minus summation of del H bond enthalpy of product, ठीक है। क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट में पहले क्या है लिख लीजिए, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, del H bond energy of carbon double bond carbon plus 4 बार कार्बन हाइड्रोजन, 4 times del H bond energy of carbon हाइड्रोजन, ठीक है, प्लस del H bond energy of HCl, ठीक है। ये हो गया रिएक्टेंट, माइनस प्रोडक्ट लिखिए, कार्बन कार्बन एक बार है,
देन एच बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन प्लस 6 बार कार्बन हाइड्रोजन 6 टाइम्स del H bond enthalpy of what? Of एक चीज ध्यान दें कि इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड है 5 बार कार्बन हाइड्रोजन 5 टाइम्स कार्बन हाइड्रोजन एंड 1 टाइम इट इज कार्बन क्लोरीन। ठीक है, इसमें से एक चीज आप ध्यान देंगे कुछ रिपीटेड है, जैसे आप देखिए यहां ये आपको कार्बन डबल कार्बन सिंगल ये सब नया है, ये 4 बार है और ये 5 बार है, तो इसको काट कर दीजिए और इसको यहाँ एक बार केवल बचा दीजिए। अब आप वैल्यू सबका पुट कर दीजिए, तो इससे होगा क्या कि थोड़ा आसान हो जाता है, कम सोल्व करना। तो क्या लिखेंगे हम लोग? del H bond energy of carbon डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड 615 एक बार आया प्लस ये तो कैंसिल हो गया, ये एक बार आया हाइड्रोजन क्लोरीन का 432, ठीक है, माइनस कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन 348, ठीक है, प्लस एक बार ये भी है कार्बन हाइड्रोजन 415, ठीक है, एक बार ये भी प्लस कार्बन क्लोरीन 328, इसको हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है, 615 प्लस 432 माइनस 348 माइनस 415 माइनस 328.5 माइनस 44.5 किलो जूल पर मोल का होगा, माइनस 44.5 किलो जूल पर मोल आपको यहाँ से आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप चाहें इसको निकाल सकते हैं। एक फिर से हम लोग को बहुत अच्छा क्वेश्चन मिला है, लिखा है द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन का दिया है। क्वेश्चन में दिया हुआ 436, ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है हम लोग जानते हैं, 942 किलो जूल पर मोल, ये भी दिया है क्वेश्चन में। del H naught F of ammonia is also minus 46। हमसे पूछा गया एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होगा और एवरेज NH बॉन्ड एनर्जी क्या होगा। पहले हम लोग इसको निकालने की कोशिश करें। हम लोग क्या लिखेंगे? N2 गैस 3s2 गैस 2NH3 गैस, हम लोग जानते हैं इस रिएक्शन का del H ऑफ अगर इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी लिखे क्या लिखेंगे? समेशन बॉन्ड एनर्जी में पहले रिएक्टेंट होता है del H बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस सिग्मा del H बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। बॉन्ड एनर्जी वगैरह दी है इसलिए बॉन्ड एनर्जी का टर्म लिख दी, लेकिन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी दिया है तो फिर से इसको लिखिए एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। वैल्यू पुट करिए रिएक्टेंट का बॉन्ड एनर्जी
तो रिएक्टेंट में कौन कौन है? नाइट्रोजन का 1 मोल है, तो नाइट्रोजन का है 942, कोई दिक्कत? प्लस रिएक्टेंट में ये भी है, तो 3 बार हाइड्रोजन आप तोड़ेंगे, 3 बार, तो लिखिए 3 टाइम्स हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ दो 436 माइनस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट में कौन है? अमोनिया है। एक अमोनिया मॉलिक्यूल में 3 नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, तो 2 अमोनिया मॉलिक्यूल में कितना हो जाएंगे? 6, तो 6 टाइम्स x, जहां पर x क्या है? x is the bond enthalpy of NH bond, that is to be calculated here. अब आ जाइए इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट का क्या? तो 2 टाइम्स अमोनिया का दिया हुआ है -46 माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये तो अपने मोस्ट स्टैंडर्ड स्टेट में है, तो इनका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है? 0 होता है, तो लिख दीजिए 0 + 3 टाइम्स 0, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, 6x को उधर लीजिए और सबको इधर लीजिए, तो 942 + 3 × 436 + 2 × 46, ये आपको आ जाएगा 942 + 3 × 436 + 2 × 46 2342, इसलिए x आपको हो जाएगा 390.3 किलो जूल पर मोल। और ये x क्या है आपको? x है एवरेज बॉन्ड एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। एक जवाब मिल गया आपको। एक जवाब आपको और कहा गया इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया का एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होगा? तो अमोनिया का एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का मतलब हो गया कि अमोनिया गैस को इतना एनर्जी दीजिए कि ये आपको सारे एटम्स अलग अलग हो जाए, इसमें कन्वर्ट हो जाए। तो कितना देना पड़ेगा? यहाँ पर अमोनिया में 3 नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, तीनों को तोड़ने के बराबर एनर्जी देना पड़ेगा, इसलिए डेल H इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज इक्वल टू 3 टाइम्स डेल H बॉन्ड एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, यानी कि 3 × 390.3 इज इक्वल टू 1171 किलो जूल पर मोल। आपका जवाब होगा कितना होगा? 1171 किलो जूल पर मोल आपका आंसर होना चाहिए। इस क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि जैसे यहाँ इथेनॉल तो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड में होता है, तो लिक्विड से गैस मिलेगा हमें, ठीक है। हम लोग जब बॉन्ड एनर्जी वगैरह डिस्कस करते हैं तो हम लोग गैस में डिस्कस करते हैं, तो इसीलिए सबसे पहले आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए C2H5OH गैस, और तब फिर आप इसको ले जाइए आइसोमराइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसका डेल H1 होगा और इसका डेल H2 होगा, इसीलिए पूरे रिएक्शन का डेल HR का वैल्यू हो जाएगा डेल H1 + डेल H2। तो डेल H1 क्या है? कि लिक्विड को वेपराइज करके गैस में लाना, और ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ, इसका वैल्यू यहाँ से पुट कर दिया जाए, इट इज 41 किलो जूल पर मोल। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल H2, दैट इज द आइसोमराइजेशन रिएक्शन इन गैसेस फेज, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा टारगेट करते हैं डेल H2 कैलकुलेशन के लिए। तो डेल H2 डेल H2 कैलकुलेशन के लिए आगे बढ़ते हैं। तो डेल H2 कैलकुलेशन में क्या है? इसको इसमें ले लेंगे CCOH H H
H H and H, ठीक है। कहाँ ले जा रहे हैं आप? CH H H O H H and H में ले जाए, ठीक है। अब आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक चीज तो हम लोग प्रीवियस एक्सपीरियंस से सीख चुके हैं कि जो बॉन्ड यहाँ और यहाँ दोनों जगह कॉमन होते हैं वो तो कैंसिल हो जाते हैं, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करेंगे कैंसिल हो जाएगा। तो जो कैंसिल होता है उसको क्यों ना पहले ही छाट ले, तो कैंसिल होगा आपको, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन के कितने बॉन्ड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 है। यहाँ कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो कैंसिल कौन कौन होगा? 1 2 3 4 5, यहाँ कैंसिल हो जाएगा। 1 2 3 4 5, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और क्या क्या कैंसिल हो जाएगा देख लेते हैं। यह कार्बन कार्बन बॉन्ड यहाँ नहीं है, यहाँ जाएगा। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड यहाँ है और यहाँ भी 2 है, तो एक आपको कैंसिल हो जाएगा। मान लीजिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, जो डिफरेंस हो गया उसी को खाली हाथ ले लीजिए। देयरफॉर डेल H2 हो जाएगा, जो डिफरेंस है केवल उसको कर लीजिए। तो ये कंसीडर हो चुका है, ठीक है। ये बच गया डेल H बॉन्ड एनर्जी और कार्बन कार्बन बच गया, प्लस ये खत्म हो गया, ये बच गया डेल H बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH, ठीक है। ये हो गया रिएक्टेंट। एक ऐसे भी ट्राई करके आप देख सकते हैं, माइनस यहाँ लिख कर काटें या पहले ही काट लें तो टाइम सेविंग हो जाता है, ठीक है। माइनस यहाँ क्या क्या बच गया? तो यहाँ एक कार्बन हाइड्रोजन बच गया, डेल H बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन प्लस कार्बन ऑक्सीजन कट गया था, एक आपको बच गया था ऑक्सीजन कार्बन, डेल H बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन ऑक्सीजन, ठीक है। इतने ही आपको बचे, इनके वैल्यूज को आप रख लीजिए। बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन 348, ऑक्सीजन हाइड्रोजन 463 माइनस कार्बन हाइड्रोजन 415 माइनस कार्बन ऑक्सीजन 352। इसको आप सोल्व कर लीजिए, कितना आपको आता है? 348 प्लस 463 माइनस 415 माइनस 352, ये आपको आता है 44 किलो जूल पर मोल। कितना आता है आपको? 44 किलो जूल पर मोल आपको यहाँ से सोल्व करने पर आता है, ठीक है। तो ये 44 किलो जूल पर मोल आपको क्या आएगा? तो ये आपको आया केवल डेल H2, इसीलिए डिजायर्ड डेल HR क्या हो जाएगा? डेल HR हो जाएगा डेल H1 प्लस डेल H2। डेल H1 कितना है? इट इज ऑलरेडी गिवन 41 प्लस डेल H2 दैट इज 44, इट इज 85 किलो जूल पर मोल, ठीक है। चलिए कुछ बॉन्ड एनर्जी के हम लोग सिंपल एग्जाम्पल देखेंगे, बाकी आप लोग और बनाकर देखिएगा। थैंक यू।